भाई एक बार फिर से जस्टिस गैंग वालों तैयार हो जाओ, जस्टिस मांगने का टाइम आ चुका है। अबे साले, न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के लिए टीम अनाउंस कर दी गई है। वैसे तो T20 वाले साल में वनडे सीरीज की कोई खास अहमियत होती नहीं, लेकिन अजीत अगरकर की हर सिलेक्शन पर अब पैनी नजर रखी जा रही है। इतनी ही पैनी जितनी ईडी वाले ऑपोजिशन के नेताओं पर भी नहीं रखते। और जैसे कि हमेशा होता है, टीम अनाउंसमेंट होने के बाद फिर से आउटरीच चालू है। एक बार आप लोग जरा टीम देख लो जो न्यूजीलैंड वनडे के लिए सिलेक्ट करी गई है, फिर आपको आउटरीच के बारे में बताते हैं। स्क्रीन पर टीम आपको दिख रही होगी, रोहित और कोहली हैं। मुझे पता है सबसे पहले आपने वही देखा। शुभमन गिल कप्तान के तौर पर वापस आ चुके हैं। यशस्वी जायसवाल की जगह भी बनी हुई है, लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको टीम में जगह नहीं मिली है और उन्हीं की वजह से आउटरीच है। आइए एक बार फिर से बवाल की लिस्ट देख लेते हैं जो टीम अनाउंस होने के बाद से चालू है। पहला बवाल है कि मोहम्मद शमी कहाँ है। कहाँ है मोहम्मद शमी? जो इनसाइड सोर्स बता रहे थे कि इस बार मोहम्मद शमी का सिलेक्ट होना पक्का है, उनके और सिलेक्टर्स के बीच में बात हो गई है। दोनों के बीच मतभेद खाली शमी की फिटनेस पर थी और शमी अब पूरी तरह से फिट है। इसके बाद हमने उम्मीदें बांधी थी कि अब भाई हमको फिर से वही बेहतरीन सीम वाली गेम देखने को मिलेगी। शमी भाई अपनी हेयर लाइन की तरफ वापसी करेंगे, लेकिन जब टीम आई तो उसमें शमी का नाम नहीं था। और अब मुझे लग रहा है कि वो वापसी करेंगे भी नहीं, क्योंकि ये तो तब है जब बुमराह को सीरीज में रेस्ट दिया गया है। यानी शमी को 2027 वर्ल्ड कप के लिए अब कंसिडर नहीं किया जा रहा। और मेरे हिसाब से आपने मोहम्मद शमी को आखिरी बार इंडिया के लिए खेलते हुए ऑलरेडी देख लिया है। हाँ, मोहम्मद सिराज को जरूर अजीत अगरकर वापस लेकर आए हैं ओडीआई के सेटअप पे। यानी सिराज जो कि एक फॉर्मेट प्लेयर बनने की बात चल रही थी उनकी, वो गलत है। दूसरा बवाल है ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर। उनके लिए भी जस्टिस की मांग हो गई है शुरू, क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो पिछली सीरीज हुई थी उसमें उन्होंने सेंचुरी लगाई थी और कोहली के साथ बेहतरीन रिदम में दिख रहे थे, लेकिन उनको सेंचुरी बनाने के बाद भी अगली ही सीरीज में ड्रॉप कर दिया गया, वो भी तब जब वो विजय हजारे ट्रॉफी में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। अब कल उनकी टीम महाराष्ट्र ने मुंबई को भी हराया, जहां पर ऋतुराज गायकवाड़ ने भी 66 की पारी खेली। लेकिन दोस्तों सच्चाई तो यही कि ऋतुराज गायकवाड़ रिप्लेसमेंट की तरह खेल रहे थे। उनको श्रेयस अय्यर की जगह पे खिलाया जा रहा था। अब श्रेयस वापस आ गए तो उनको टीम में आना ही पड़ेगा। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन यही है जो है। क्योंकि मान लो अगर ऋतुराज गायकवाड़ को सिलेक्ट कर लिया होता तो आज श्रेयस अय्यर वाले जस्टिस मांग रहे होते, लेकिन टीम में कोई 15 ही सिलेक्ट होंगे ना, है कि नहीं? बात तो सही है। तीसरा बवाल है पंत के सिलेक्ट होने पर। ऐसी खबरें आ रही थी कि ईशान किशन को विजय हजारे ट्रॉफी की बेहतरीन परफॉर्मेंस का इनाम मिलेगा और उनको टीम में बैकअप विकेटकीपर के रूप में खिलाया जाएगा। ईशान किशन के अलावा संजू वाली ब्रिगेड तो हमेशा ही जस्टिस मांगने वाली लाइन में लगी रहती है, क्योंकि संजू का तो वनडे में रिकॉर्ड भी बढ़िया है। उन्होंने 56 के एवरेज और 100 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए और उनकी आखिरी वनडे इंटरनेशनल इनिंग में सेंचुरी भी थी। उन्होंने कल भी केरल के लिए खेलते हुए विजय हजारे ट्रॉफी में एक शतक लगाया, लेकिन सिलेक्टर्स ने इसके बावजूद बैकअप विकेटकीपर के तौर पर पंत को ही रखा है। और लोग पूछ रहे हैं कि क्यों रखा है? क्योंकि ईशान किशन और संजू इस जगह के लिए ज्यादा डिजर्विंग है। इस पर तो खैर मेरा भी सवाल यही है। मुझे भी लगता है कि संजू और ईशान किशन को वनडे क्रिकेट में एंट्री दी जा सकती थी। वेल, आपका इस टीम सिलेक्शन पे क्या कहना है और आप अजीत अगरकर को ये टीम सेलेक्ट करने के लिए 10 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट करके बताना। हम आपसे मिलेंगे कल एक और नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। बांग्लादेश और मुस्तफिजुर रहमान के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। इस बारे में अगर आपका कोई विचार है तो कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू टुमारो। जय हिंद।